न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस को। मोदी के 53 बिहार दौरे, विकास अधूरा। नीतीश ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की। योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में विकास समीक्षा की। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी 53 बार बिहार आए लेकिन विकास अधूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53 बार बिहार आ चुके हैं और फिर मोतिहारी का दौरा करने वाले हैं, लेकिन जब भी वे बिहार आते हैं बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं और खोखली घोषणाएं करते हैं। 2015 की रैली में मोदी जी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का वादा किया था, लेकिन आज तक बिहार सरकार को इस पैकेज का एक भी पैसा नहीं मिला। कि चुनावी भाषण देता है बार बार, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है। उसे और कुछ आता हो न हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं। कल फिर आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। तो शुरुआत वहीं से करूंगी, पर कुछ याद दिला के करूंगी कि जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं, बेबुनियाद दावे, झूठे वादे, बड़ी बड़ी पर खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। बिहार अभी भूला नहीं है। 2015 में आरा की रैली में ऐसे और ऐसे हाथ दिखा दिखाकर सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और वो अंदाज जो था मोदी जी का, वो भी नहीं ना भूले हैं। क्या अंदाज था? बोली लगाने का, बिहार की नीलामी करने का। 75,000 करोड़ करूं कि 80,000 करोड़ करूं, 85,000 करोड़ करूं कि 90,000 करोड़ करूं, और ज्यादा कम तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, 1.25 रुपए का नेग भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। जैसे कि काले धन की वापसी के बाद जो होनी थी तथाकथित 15 लाख रुपया किसी देशवासी के खाते में नहीं आया। और आज ये हमने यहां पर केतली और गिलास रखा है, तो आप सबके मन में भी और जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यहां पर क्यों है। तो मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। हमने भी कहा कि भाई मोतिहारी आ रहे हैं कल, चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये चाय है, जरा चाय निकालिए राजेश जी। तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मोतिहारी की बंद पड़ी हुई शुगर मिल को आज भी नरेंद्र मोदी जी के वादे और 10-11 साल पुराने वादे के पूरे होने का इंतजार है। और वो बंद पड़ी हुई शुगर मिल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को याद दिलाना चाहती हूं कि जो वादे पहले पूरे नहीं हुए, आगे भी लंबे लंबे जुमले छोड़ के जाएंगे, वो फेंकेंगे, आप लपेट लीजिएगा, पर विश्वास मत कीजिएगा। और अब एक आप लोगों से जुड़ी हुई बात मैं जरूर कहना चाहती हूं। देखिए, मैं समझती हूं कि लोकतंत्र मजबूत होता है सवाल जवाब से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से। जब सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सवाल पूछे जाएं और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब मिले। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने तो एक प्रेस वार्ता की नहीं, आप लोगों का सामना किया नहीं, कोई सवाल लिए नहीं और जवाब दिया नहीं। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कल मोदी जी के आने से पहले हम 5 बड़े सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं। और सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे ज्वलंत सवाल, जो सिर्फ मेरे नहीं, क्योंकि आप भी बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं,
ये सवाल आपके जहन में भी जरूर उठ रहा होगा और बार बार दिमाग में कौंध रहा होगा। मैं उसको जुबान देने का काम आज यहां पर करती हूं। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल यह है कि मोदी जी, आप बिहार में वोट की चोरी यानी कि चुनाव की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने का षड्यंत्र चुनाव आयोग से क्यों रचवा रहे हैं? जिस तरह से खुलेआम धांधली, गोरख धंधा, लोकतंत्र की लूट मची हुई है, क्या यह आपको बिल्कुल भी शर्मसार नहीं करती मोदी जी? ये सवाल जो है, ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं है, ये बिहार की जनता के सवाल है। हम ये तो जानते हैं कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी और भाजपा ठगबंधन का सिंहासन यूं डोलता जा रहा है। लेकिन आप इतने घबराए हुए हैं मोदी जी, इतना कांप रहे हैं आप डर के मारे कि आपने ईसी को इलेक्शन कमीशन रहने ही नहीं दिया। अब ईसी इलेक्शन कमीशन नहीं है, ईसी इलेक्शन चोरी शाखा में तब्दील हो चुका है। और यही बात आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए भी कही और एक बार फिर चुनाव आयोग, मोदी जी और उनकी ये राजनीतिक सांठगांठ का पर्दाफाश करने का भरपूर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि आज देश का पूरा जो आज के दिन का नैरेटिव है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोर शाखा के रूप में जान रहा है और बोल रहा है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो एक स्वतंत्र पत्रकार ने बनाया है, अजीत अंजुम उनका नाम है। आप जान भी रहे होंगे उनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक एफआईआर भी की गई है। ये जो वीडियो है ये फुलवारी शरीफ पटना का वीडियो है। आप देखिए कि इसमें बीएलओ जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये स्पीकर आगे रखिए, शायद आवाज हो जाए बढ़िया। उनको कैमरा हिलाना पड़ेगा बार बार। यही कह दिया ना, पूरा बंडल रखा हुआ है, पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल में सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसका सब अधूरा भरा हुआ, कुछ सारे कॉलम खाली, पीछे से सिग्नेचर नहीं है और ये सब लोग इसमें ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी फुलवारी शरीफ में हमें है। ये पटना का सबूत है, वो 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और वो फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, जो लिखा उतना ही किया। क्या सुनना है आपका? हम कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो सेंटर चलाए जा रहे हैं उसमें कोई मतदाता नहीं है, केवल बीएलओ बैठे हैं, फॉर्म अपने आप भरे जा रहे हैं। एक वोटर लिस्ट सामने रख ली है, उसमें से नाम देख देखकर मनगढ़ंत हस्ताक्षर, दस्तखत, सिग्नेचर किए जा रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है कौन वोटर है कि नहीं है, जांच पड़ताल कैसे होगी। घुसपैठिए का आरोप लगाया गया, अभी तक तो एक भी घुसपैठिया मिला नहीं, लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर आ गया है। आप लोगों ने सुना होगा एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज मोदी नीतीश के ठगबंधन में वोटर लिस्ट कैप्चरिंग शुरू हो गई है। और इस वोटर लिस्ट कैप्चरिंग से न सिर्फ जनता के विश्वास की ठगी हो रही है, न सिर्फ लोकतंत्र पर आघात हो रहा है, बल्कि इस देश के निर्माणकर्ता जो महानायक थे, जिन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार दिया था, उस पर भी
प्रहार हो रहा है, उसका भी हनन हो रहा है और बड़ी निर्लज्जता के साथ हो रहा है, दिन दहाड़े सरेआम हो रहा है। और इस घमंड और इस अकड़ के साथ हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देश में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, तो हम चाहें तो कुछ कर जाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। घमंड है इस बात का। लगता है उन्हें बार बार ये भाजपाइयों को कि लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच लिख दें, अखबार हमारा, और बिहार के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून हमारा है, दरबार हमारा। लेकिन मैं बता देती हूं कि जिस तरह से अजीत अंजुम जी ने ये रिपोर्टिंग की है, ऐसे निर्भीक सच्चे पत्रकार जब तक हैं और संविधान को हाथ में लिए गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, हर वो व्यक्ति जो पंक्ति में अंतिम दर्जा प्राप्त है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता जब तक इस देश में है, तो मोदी जी की अपने मन की बात लोगों पर नहीं थोपी जा सकेगी। हमारे देश में जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो जन गण मन बोलते हैं, पहले जन आता है यानी कि जनता, फिर गण आता है, सारा महकमा उस जनता के लिए, और फिर मन आता है। और यहां मोदी जी अपनी उलटबाजी चला रहे हैं। स्पष्ट है कि हारने वाले हैं बिहार का चुनाव, तो वोटरों को उड़ा दो, वोटर लिस्ट अपनी मनमर्जी से करो। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने कल भी देखा दरभंगा में। भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर वोटरों की छटनी कर रही है। अपने वोट इस तरफ, विरोधी वोट हटा दिए जाएं। तो भाजपा के मतदाताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है और भाजपा विरोधी मतदाताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है। और जो भाजपा विरोधी है उन्हें धड़ल्ले के साथ उड़ाया जा रहा है। मैं समझती हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है, इस तरह के यू टर्न कैसे मोदी जी लेते हैं। उनको जरा सी भी इस बात के ऊपर लज्जा नहीं आती। जग जाहिर बात है कि ये मोदी सरकार ने ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुच्छेद 23(4) में बदलाव करके आधार कार्ड को पहचान के रूप में मान्यता दी थी, और अब रातों रात आधार कार्ड ही निराधार हो जाता है। वो राशन कार्ड जिसका ढिंडोरा पीट पीट के आप दिल्ली में भी सरकार बनाते हैं, आप बिहार में भी सरकार बनाते हैं, आप कहते हैं कि हम तो मुफ्त राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को, वो राशन कार्ड भी अब मान्य नहीं रहता है। और कल ही ये बात कही गई, जो घर में नहीं मिला, 35 लाख लोग घर में नहीं मिले तो हम वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपने बिहार में विकास नहीं किया। करीब 20 साल इस ठगबंधन की सरकार रही कि आज भी बिहार के लोगों को प्रवासी बनकर मजबूरी में और मजदूरी के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। वहां दिल्ली में सरकार बनी भाजपा की, बिहार के लोगों के घर तोड़ दिए गए, आपने देखा होगा, झुग्गियां तोड़ दी गई। यहां रहते हैं तो वोट छीन लिया जाता है। अब मुझे बताइए, मोदी जी रहते दिल्ली में हैं, वोट देते हैं गुजरात में, चुनाव लड़ते हैं बनारस में, तो जब हर व्यक्ति का समान वोट है तो ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा क्या? घर पर नहीं मिले तो 35 लाख लोगों का नाम काट दीजिए। मजाक हो रहा है यहां पर लोकतंत्र के नाम पर। मखौल उड़ाया जा रहा है, खिल्ली उड़ाई जा रही है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। रिसीविंग नहीं दी जा रही है, कोई रिसीविंग नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई ऐसा कागज नहीं है जिसे दिखाकर ये कहा जाए कि हाँ हम तो गए थे और हमारी जांच पड़ताल हुई और ये निकल कर आया है। एसआईआर का पर्दाफाश करने वाले पर एफआईआर हो जाती है, पर चुनाव आयोग इन सब बातों का संज्ञान भी नहीं लेगा, मुंह में दही जमाकर बैठ जाएगा, मोदी जी के मुंह पर ताला लग जाएगा। और नीतीश बाबू की तो बात ही क्या करें। नीतीश बाबू की तो नेतृत्व की क्षमता अब कितनी बची है नहीं बची है, ये तो मैं जनता पे और आपके विवेक पर छोड़ देती हूं। सरकार तो बिहार की अब दिल्ली से चल रही है, दिल्ली का रिमोट कंट्रोल है, और जब से दिल्ली में सरकार है अपराध भी यहां दिल्ली की सरकार चल रही है। अपराध कितना बड़ा है वो अगले पॉइंट पर मैं आऊंगी इसके बाद। तो बिहार के मजदूरों को जो कि रजिस्टर्ड हैं केंद्र सरकार के ई पोर्टल में भी, उनसे उनके मताधिकार को छीना नहीं जा सकता है। हम हर संभव कोशिश करेंगे।
बार बार इस मुद्दे को उठाएंगे। अभी तो हमने आपको एक वीडियो दिखाया, ऐसे तमाम और वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से भी वायरल हो रहे हैं। बहुत से लोगों को प्रेरणा मिल रही है, वो खुद भी जा रहे हैं, लोग निकलकर उठकर आ रहे हैं। तो सड़क से लेकर, संसद से लेकर सदन तक ये लड़ाई कांग्रेस की जारी रहेगी। कल मोदी जी आने वाले हैं, उससे पहले मैं उन्हें चेता देना चाहती हूं। और अब मैं दूसरे सवाल पर आती हूं। हमेशा से बिहार के लोगों को जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज बोल के डराया जाता था, जंगल राज आ जाएगा। आज क्या हुआ पटना में? पारस अस्पताल में, आईसीयू में, दिन दहाड़े सभी कैमरों के बीच में अंदर घुसकर गोलियों से एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। वो व्यक्ति कोई भी हो। मैं कानून व्यवस्था की बात करती हूं, मैं अपराधियों के इकबाल की बात करती हूं, उनकी बढ़ रही जुर्रत और हिम्मत की बात करती हूं, जो दिन दहाड़े किसी कारोबारी को गोली से भून जाते हैं, जो अस्पताल के अंदर जाके वहां की संचालिका को मार जाते हैं, जो आज पारस अस्पताल में बिहार की राजधानी में धड़ल्ले के साथ गोली रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं और मारकाट मचा रहे हैं। जिस क्षेत्र को ज्ञान का केंद्र माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार के ठगबंधन ने उसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। और आज के बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज है, रावण राज है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह बिहार की सच्चाई है। और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक आम बिहारी का जीवन, एक आम आदमी जो है बिहार में, उसका जीवन सुबह से शाम तक डर और खौफ के साए में बीत रहा है। घर के भीतर भी डर है, तो घर के बाहर जैसे ही आप लांघ कर जाते हैं तो घर के बाहर भी आपको डर है। सूने रास्तों का डर है तो भीड़ में सरेआम भी डर है। रात के सन्नाटे का डर है तो दिन दहाड़े भी डर है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो पूरा ये जो चरमरा रहा है, ये जो व्यवस्था आज लचर पड़ी है, ढर जोकर पड़ी है, जो व्यक्ति खुले तौर पर सांस नहीं ले पा रहा है, डर और खौफ के साए में जी रहा है, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी मोदी जी आपको लेनी पड़ेगी। और कल आपको आना चाहिए अपनी सफाई देने के लिए नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि जो बात मैं कह रही हूं वो सच नहीं है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सच नहीं है, तो आकर जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे आंकड़े हैं। 2005 में जहां कुल अपराध बिहार में 1,07,664 थे, वो 2022 में 3,47,835 हो गए। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि 2022 के बाद के आंकड़े नहीं साझा किए हैं सरकार ने। जैसे कोविड में कितने लोग मरे थे उसके आंकड़े साझा नहीं किए थे। याद होगा आपको, नदियों के पाट जो है वो लाशों से पट गए थे। जैसे बेरोजगारी के आंकड़े साझा नहीं किए थे, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोगों को इस्तीफा देना पड़ा था। 2022 के बाद के कोई भी अपराध के आंकड़े हमारे पास नहीं है। तो अगर आज की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा होगा, पर 2022 तक ही 323% वृद्धि हो चुकी है। हत्या के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में भी बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर योगी जी का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। दोनों भाजपा शासित प्रदेश हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 336% की बढ़ोतरी हुई है। नाबालिग बच्चियों के खिलाफ अपराध में 7,000% की वृद्धि हुई है। और एक हाल फिलहाल की रिपोर्ट थी जो बता रही थी कि पूरे देश का भी आंकड़ा देखें तो मोदी जी के राज में 96% छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण के मामले बढ़े हैं। दलित उत्पीड़न के मामले में भी बिहार उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने बदमाश 8 राउंड की फायरिंग करते हैं और बिहार सरकार एक शब्द नहीं बोलती। और सबसे शर्मनाक, कल जो एडीजी का बयान आता है और वो कहते हैं कि अप्रैल मई में तो बिहार में ये सब चलता है, अपराध तो बढ़ ही जाते हैं, ये तो क्रिमिनल सीजन है, क्योंकि किसान खाली हो जाते हैं तो अपराध बढ़ जाते हैं। ये कैसी बात है? और मुझे तो याद आया, गुरु गुड़ ही रहा चेला चीनी हो गया। मोदी जी तो बस कह रहे थे कि आतंकवादी हैं,
आंदोलन जीवी हैं किसान, फिर उन्हीं किसानों के आगे घुटने टेक दिए, वो अलग बात है। पर यहां पर उनकी चली हुई जो पुलिस है, उसके एडीजी कह रहे हैं कि क्रिमिनल सीजन है, किसान अपना काम धंधा छोड़ के, क्योंकि कोई काम नहीं होता तो यहां पर सारा अपराध करने लगते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बयान कोई हो नहीं सकता। तीसरा सवाल जल्दी जल्दी करती हूं। तीसरा सवाल जो है वो विकास को लेकर है। विकास या विनाश, क्या हो रहा है? अभी पुल टूटा था बिहार में, बहुत मीम चली थी ना, मीम बहुत मोदी जी की। सड़कें टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं, और तो छोड़िए, मुझे तो पिछले चुनाव का दरभंगा का एम्स याद है। दरभंगा में एम्स, मोदी जी दरभंगा में एम्स बनाकर गए, रिपोर्टर वहां गए तो एक पत्थर भी नहीं मिला, एम्स तो छोड़ दीजिए। कुछ यही हाल नेशनल हाईवेज का भी है। तो जो अगर हम एक औसत प्रगति की दर बताएं, जिस स्पीड पर काम हो रहा है बिहार में नेशनल हाईवेज का, और नेशनल हाईवेज की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो भी हो भले ही नितिन गडकरी, पर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनकी ही सरकार देख रही है। तो 40% से ज्यादा किसी एक भी नेशनल हाईवे का काम नहीं हुआ है। उसकी प्रगति दर 40% है। और बहुत से तो ऐसे काम हैं जो नील बटा सन्नाटा है, 0, 0, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरभंगा का एम्स था। 2-4 मैं आपको पढ़ के बताती हूं, उसके बाद ये आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ पूरी लिस्ट हम साझा भी करेंगे। तो रामनगर से रोसड़ा का जो हाईवे है 0%, शुरू ही नहीं हुआ, घोषणाएं कर करके चले गए। भौआ चांद का बाईपास जो है 0, कोई काम नहीं हुआ। गया का जो बाईपास है 0, कोई काम नहीं हुआ। कटुरिया, लखपुरा, बांका, पंजवाड़ा, कोई काम नहीं हुआ। बागमती और खंदेई नदी जो हैं उनके ऊपर पुल बनना था, कोई काम नहीं हुआ। तो मैं आपसे वही कहती हूं, मोदी जी के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। उनकी बात पर विश्वास करना अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पर मारने के समान है। और जाते जाते एक और बात मैं आपको बता देती हूं। प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना आप भी जानते हैं, 20-30 हजार रुपया तो रिश्वत में ही लग जाता है। सच्चाई है ये। अगर आपको चाहिए तो उसमें आवंटन की राशि क्या है? 1,20,000 रुपया। उसमें से 60% जो है वो केंद्र सरकार देती है, यानी कि मोदी जी के पल्ले से करीब 65-70 हजार रुपया ही जाता है। पार्लियामेंट्री समिति ने सरकार से कहा कि इतने में मकान नहीं बन पाएगा, तो उन्होंने कहा बनाइए, जो बनता है बनाइए, नहीं बनता ना बनाइए, हम 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसी घोषणा करने से तो वोट मिलता है, बने ना बने उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया पर भी कब्जा है। तो मोदी जी खुद तो 10 लाख का सूट पहनेंगे, 1.5 लाख का चश्मा लगाएंगे, 12 करोड़ की गाड़ी में चलेंगे, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ेंगे, और गरीब आदमी को 1,20,000 रुपए का आवंटन करेंगे मकान का। वो मकान भी कितने बने नहीं बने आपको सच्चाई मालूम है, जिसमें से 40,000 रुपया तो उसे केवल रिश्वत में देना पड़ता है। ये विकास है या विनाश है, ये बात भी मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूं। और अंतिम 2 प्रश्न जो हैं वो शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल में ये देखने में आया है कि मोदी सरकार और जदयू सरकार के ठगबंधन ने ये निर्णय लिया है कि अब प्राचार्यों की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी। पर्ची निकाली जाएगी और उससे पता चलेगा कि इस कॉलेज का, इस महाविद्यालय का प्रिंसिपल या प्राचार्य कौन होगा। अब जैसे मोदी जी को आजकल एक और शौक चढ़ा है, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जहां उंगली रुक गई वो मुख्यमंत्री बन गया, ऐसे ही नाम आ रहे हैं ना। वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी का चेहरा देखा होगा आपने मंच पर, जब उनने कहा कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, और जैसे ही पर्ची देखी तो होश उड़ गए उनके। तो मोदी जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हैं, तो उन्हें लगा जो मैं कर रहा हूं वो नीचे भी करवाता हूं। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। भाई कितने शर्म की बात है कि ऐसे कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक विषय जो पढ़ाते हैं और दूसरा विषय जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, उस विषय के कॉलेज का उन्हें प्राचार्य बना दिया जाता है। कोई योग्यता, कोई अनुभव, कोई स्पेशलाइजेशन, कोई एक्सपर्टीज कुछ नहीं चाहिए। बंदर बांट,
कौन पर्ची निकाल रहा है, किसको कहां बनाया जा रहा है, कौन देख रहा है ये सब कुछ जाके। और एक मेरे इसके भी उदाहरण है, आपको पूरे उदाहरण मिल जाएंगे प्रेस की विज्ञप्ति पे, पर मैं 2-4 नाम लेकर बता देती हूं। तो ये है पटना साइंस कॉलेज का उदाहरण मैं एक आपको देती हूं, जो कि पूर्व का कैम्ब्रिज कहा जाता था। इतनी शैक्षणिक गुणवत्ता इस कॉलेज की, जिसके जो प्रख्यात था पूरे बिहार में। वहां के छात्र IIT में गए, इसरो में गए, DRDO में गए, UPSC में उन्होंने अपना परचम लहराया। और ये कॉलेज विशेषकर मध्यम वर्गीय और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चों, छात्र छात्राओं को पढ़ने का मौका देता था। और आज सूरत हाल ये है कि 2 और 3 जुलाई को 2025 अभी की बात है, लॉटरी सिस्टम से यहाँ की प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई। अलका जी, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं, पर वो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस पढ़ाती थी हाजीपुर महिला कॉलेज में। तो होम के आगे साइंस लगा हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, आप समझ रहे हैं ना कनेक्शन, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले जो हैं वो होम साइंस और साइंस का शायद फर्क ही नहीं जानते। तो क्योंकि होम साइंस में साइंस लगा था तो उन्होंने साइंस कॉलेज का उन्हें प्रिंसिपल बना दिया। ऐसी वो है ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो ये कुछ भी मूर्खता चल रही है, लेकिन इससे नुकसान उस कॉलेज का, वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, और क्योंकि छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, देश के भविष्य का हो रहा है। इसीलिए ये सूचना आप लोगों के जरिए जनता तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों में ऐसी नियुक्तियां हो चुकी हैं। गर्ल्स कॉलेज में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि महिला कॉलेज में पुरुष प्राचार्य लगा दिया गया। और इसके बाद अब जरूरी इसलिए यह बताना है क्योंकि 13 विश्वविद्यालयों में 115 प्राचार्यों की नियुक्तियां अभी होनी हैं। ऐसे में किस अंधकार में बच्चों का भविष्य जा रहा है बिहार के, इसका अंदाजा भी अभी नहीं लगाया जा सकता। इसको रोकने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है, मैं समझती हूं आप लोगों की भी है कि यह मुद्दा चले उठे और ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें बंद हों। इसी के साथ साथ अंतिम सवाल जो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, वो ये है कि आखिरकार ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं इतने, और इसके जरिए आप लगातार जो बच्चों का भविष्य बिक रहा है इस धांधली में, उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आ रहे हैं। और मैं ये बात पूरे ताल ठोक कर कहना चाहती हूं कि बिहार के दूर दराज गांवों में, कस्बों में गरीब माँ बाप जो अपना पेट काट कर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिकोड़ कर, अपनी ख्वाहिशों को दफन करके, एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए भेजते हैं, और फिर पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल ये कुचक्र चलता रहता है। जैसे कि हमने वो सनी देओल की फिल्म में सुना था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे ही ये पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक। और जब उस नौजवान, उस छात्र, उस छात्रा जिसने बरसों तक तैयारी की थी, सुनहरे सपने देखे थे भविष्य के, उनका सपना जब टूटता है तो उनके और उनके परिवारजनों को कितनी पीड़ा होती है, यह समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए लोगों के लिए, जनता के लिए। 56 इंच का सीना होगा मोदी जी, पर जनता के लिए धड़कने वाला दिल नहीं है आपके पास, इसलिए आप समझ नहीं सकते हैं। 7 वर्षों में 10 बड़े पेपर लीक हुए, 10 बड़े पेपर लीक। 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, 21 FIR दर्ज हुई, 21, जांच जारी है, कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर बिहार में उसका कोई मायना नहीं है। 17 में सिपाही भर्ती का पेपर लीक, 19 और 21 में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, 21 और 22 में उत्पाद विभाग की परीक्षा का पर्चा लीक, EOU द्वारा जांच चल रही है। 2022 में BPSC की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, फिर 21 FIR दर्ज हुई पर कुछ नहीं हुआ।
2023 में फिर सिपाही भर्ती का पर्चा लीक हो जाता है, 17 के बाद फिर 23 में लीक है। 2023 में नीट का जो बहुत बहुचर्चित भी रहा पर्चा लीक हो जाता है। और आप सोचिए सोशल मीडिया पे लीक हो जाता है, व्हाट्सएप पे लीक हो जाता है, कोई डर ही नहीं है, कोई मन में भय नहीं है कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मोदी जी खुद नहीं पढ़ लिख के पास हो पाए, तो इसलिए उन्होंने ठान लिया है कि जहां जहां सरकार बनेगी मैं किसी को पढ़ लिख कर पास नहीं होने दूंगा। अब वो तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कह रहे थे मैं लेके आया हूं, पर आज तक तो डिग्री दिखा नहीं पाए। पर बिहार के लोगों से, बिहारियों से बिहारी होने के कागज उन्हें जरूर देखने, अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। तो ये तमाम सवाल आज के सवाल हैं। मैं जानती हूं मोदी जी इनका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी का ना वन वे ट्रैफिक होता है, सिर्फ अपने मन की बात दूसरों पे थोपो, जनता के, विपक्ष के मन की बात सुननी भी नहीं है, कान बंद हो जाते हैं उनके। अपेक्षा है कि इन सवालों को गंभीरता से लेंगे, अपेक्षा है कि जवाब देंगे, खास तौर से वोट की चोरी पर, चुनाव की चोरी पर, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोरी शाखा बनाने के षड्यंत्र पर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती रहेगी और अंत में मोदी जी को कटघरे में खड़ा होकर जवाब देना ही पड़ेगा। आपने धैर्य के साथ मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के विषय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगी। आप ये पूरा डिटेल है, आपको मिलेगा सारे। इसमें 19 नेशनल हाईवेज के बारे में चर्चा है, उसकी पूरी जानकारी आपको दी है। ये प्रेस विज्ञप्ति के साथ आपको जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, राजनीति का विकल्प है सड़क, सदन और संसद, और एक विकल्प और होता है, वो कानूनी लड़ाई है। और जैसा कि आपने स्वयं ये बात कही कि हम वो कानूनी दांवपेच भी करेंगे और जनता को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में हो क्या रहा है। क्योंकि राजनीति में विपक्षी को या निरंकुश सरकार को धूल चटाने का रास्ता तो जनता के बीच से होकर ही जाता है। और जिस तरीके के विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह की जानकारी हमारे सामने आ रही है, जिस तरीके का फर्जीवाड़ा, धांधली, गोरख धंधा हो रहा है, मैं समझती हूं कि एक पूरी लहर है इस वक्त बिहार में भाजपा जदयू ठगबंधन को उखाड़ फेंकने की। और मैं एक और बात, मैंने शुरू में भी ये बात कही कि ये हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं, अब नीतीश बाबू कितना जानते हैं मैं नहीं जान रही हूं, पर मोदी जी खासतौर से जानते हैं कि इस बार हार होने वाली है और बहुत भयंकर हार होने वाली है, इसीलिए कटाई छटाई चल रही है। अच्छा, घुसपैठियों की बात करते हैं, हर चुनाव में घुसपैठिया याद आ जाता है और चुनाव के बाद घुसपैठिया छू हो जाता है। बांग्लादेशी बांग्लादेशी चिल्लाते हैं, फिर बांग्लादेश से आए हुए 1000 किलो आम भी खाते हैं और फिर पत्रकार कहते हैं आप चूस के खाइएगा कि काट के खाइएगा। ये क्या मजाक चल रहा है? तभी राहुल जी कहते हैं कि ये सर्कस चल रहा है क्या, ये क्या जोकरगिरी मस्खरापन चल रहा है देश में। देखिए, उसमें फर्क है, मैं आपको बताती हूं। देखिए, महाराष्ट्र में जब हुआ तब हमें एहसास हुआ कि ये हुआ है और ये वोटर लिस्ट के माध्यम से हुआ है, लेकिन बिहार में जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। फर्क है, और इसका फर्क आपको चुनाव के नतीजे में जरूर देखने को मिलेगा। अरे वाह, क्या सवाल पूछा आपने। जैसे ये अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है ना, जैसे सारे सीबीआई ईडी की रेड्स 95% सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर होती हैं, तो ये ऐसे कैसे हो जाता है? ये ऐसे ही होता है भाई साहब कि ये सारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके धागे ऐसे मोदी जी के हाथ में हैं और वो यूं 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 करके कठपुतली बन के, सूत्रधार बन के उनको नचा रहे हैं और नचा नचा के काम कर रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए, आपको याद होगा चंडीगढ़ का विजुअल, ऐसे कैमरे में देखते हुए पकड़े गए थे,
मेयर का चुनाव था और खुद ही स्याही से इनवैलिड वोट किए जा रहे थे। तो ये सब हो रहा है, ये सच है। और कमाल की बात यह है कि सबके सामने खुलेआम हो रहा है, ये छुपकर भी नहीं कर रहे हैं। इतनी धृष्टता आ गई है अब कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इस घमंड को, इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है। यही बात मैंने अपनी प्रेस वार्ता में कही। बस देखिए, मैं तो आज ये कह रही हूं कि हर पिछड़ा, हर गरीब, हर मजदूर, हर प्रवासी, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर जैन, सिख, पारसी इस वक्त राजद और कांग्रेस का ही वोटर है और उन्हीं के हमारे लिए ही वोट करेगा, क्योंकि बिहार की 20 साल की ठगबंधन की सरकार ने उसको ऐसे निचोड़ दिया है। न खाने का बचा है, न नहाने का बचा है। तो पूरी तरीके से आश्वस्त है वो, और हमें भी विश्वास है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस और राजद की सरकार बनेगी और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम उस ठगबंधन को। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, जो राज्य के लाखों परिवारों के लिए राहत की बात है। लेकिन राजद सांसद मनोज कुमार झा का कहना है कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन केवल 125 यूनिट तक ही मुफ्त बिजली दी जाएगी। नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, तो आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन बीजेपी का सीधा आरोप कहीं से सुन लेते हैं और बोलने लगते हैं। बीजेपी के आरोप पर मैं गंभीरता पूर्वक इसको टिप्पणी लायक नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता ना कि बीजेपी की पूरी मशीनरी हतप्रभ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे काउंटर करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, वो भी महागठबंधन और तेजस्वी जी द्वारा जो ड्रॉन नैरेटिव है उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं है। और बिहार में नफरत की फसल भी नहीं लगेगी, तो बीजेपी बड़ी मुश्किल में है। मनोज झा जी, अस्पताल प्रोमिनेंट हॉस्पिटल पटना का, उसके में घुस के किसी को गोली मारी जाती है। मैं एक बात कहूं, लगातार कह रहा हूं, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा? या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती है? मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। एक बातें जो कही जाएगी सरकार से, फिर कोई बचेगा नहीं। देखिए, ये घिस पिट गया है, ये कोई बचेगा नहीं। जाइए ना गोपाल खेमका जी के परिवार में जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की उस बेटी के परिवार को जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए, कोई बचेगा नहीं।
साहब बिहार का राह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहां लुप्त सी हो गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चंदौली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली जिले का दौरा किया और वहां विकास गतिविधियों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि वे शासन की योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करें और जनता को सीधे लाभ मिले। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की ढील न दी जाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 2025 के अंतर्गत विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय और राज्य प्रतिनिधित्व भी मौजूद रहे। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने जानकारी दी कि राज्य को 3 श्रेणियों में सम्मान मिला है। अहमदाबाद को स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, वहीं सूरत और गांधीनगर को भी स्वच्छता में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई है। गुजरात को आज 3 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। अहमदाबाद सबसे क्लीन शहर का और साथ में सूरत और गांधीनगर, तीनों को बहुत बधाई भी मैं देता हूं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, अपने देश के अंदर पहली बार किसी ने लाल किले से, अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपने लाल किले से बोला है कि अपने गंदे शहरों को, गंदे गांवों को, शौचालयों को निर्माण नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से जो गंदगी फैलती है उसकी चिंता उन्होंने की। और जो एक सामाजिक सोशल उन्होंने जो लाल बत्ती दिखाई, उसकी वजह से 73 शहरों से चालू हुआ ये सर्वेक्षण आज करीबन 4500 जितने शहर उत्साह से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और उस होड़ में और स्वभाव बनाने की बात है, सरकार काम करेगी, सरकारें काम करती रहेगी, लेकिन स्वभाव बनाने का काम लोगों के साथ जुड़ के पूरी तरह से शहर और गांव स्वस्थ हो, ऐसा संदेशा मिला है। लोग आज जुड़ने भी लगे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं भी उसमें शामिल हो रही है। आइए
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मंत्री आशीष सूद का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं द्वारा फोन खर्च को लेकर लगाए गए आरोप दरअसल केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। आशीष सूद ने कहा, आज मोबाइल फोन कोई विचारशीलता की चीज नहीं है। हमारे मंत्री और अधिकारी ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनते हैं और हल करते हैं। ठीक कह रहा हूं ना जी मैं, इसलिए हमने कभी जवाब नहीं दिया। मगर पिछली टिप्पणी 2 दिन पहले हमारी सरकार के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर थी, इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए थी। कहा गया विकास किसका हो रहा है। फोन के संदर्भ में सरकार पर आरोप लगाया गया कि सरकार के मंत्री फोन आदि को लेकर बहुत ज्यादा पैसे खर्च रहे हैं। यह सरकार, एक गवर्नमेंट, एक इंस्टीट्यूशन पर आरोप है, इसलिए हम इसका जवाब दे रहे। नहीं तो हमारे कारण बेरोजगारों को काम मिल रहा है, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं थी। देखिए, आप सब जानते हैं आजकल जो मोबाइल है ये कोई लग्जरी नहीं है। आप अपना ऑफिस चला रही हैं, यहां से आप अपना ऑफिस चला रहे हैं मोबाइल पे, आप अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं मोबाइल पे। इसी तरह मंत्री और जनप्रतिनिधि भी उस पर मेल देखते हैं, व्हाट्सएप पर शिकायतें लेते हैं। व्हाट्सएप बॉट लोगों ने बनाए हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर इनकी असलियत खोलने के लिए आज मैं यहां आपके सामने इस मोबाइल के विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूं। हमें तो बार बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से आम आदमी पार्टी के नेता जो 2M दर्जे के, उनकी पार्टी में वैसे बहुत श्रेष्ठ होंगे, उनकी पार्टी में सेकंड लाइन है, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज तंग आ चुके हैं। इसलिए इनकी बखियां उधेड़ने के लिए ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं ताकि इनकी छवि के पोतड़े हम आपके सामने लाकर खोल दें। इन लोगों ने हमसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार मोबाइल पर अनाप शनाप पैसे खर्च रही है। मैं आप सबके सामने एक बात बताना चाहता हूं। 2013 का सर्कुलर था जिसमें चीफ मिनिस्टर को 50,000 रुपए और मिनिस्टर को 45,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करने का अधिकार था। ये उनकी कैटेगरी थी। आज उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया, जिस पर आप सब आरटीआई के माध्यम से जांच सकते हैं। मंत्रिमंडल के किसी भी पदाधिकारी का मुख्यमंत्री सहित हस्ताक्षर नहीं है। यह एक विभागीय प्रक्रिया है। 2013 से 2025 आते आते आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश अब भरोसे लायक नहीं, बोले प्रशांत किशोर। अमरपुर में जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने राज्य की मौजूदा सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लॉलीपॉप करार देते हुए कहा कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद अब जनता ऐसे वादों पर भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा आज स्मार्ट प्रीपेड मीटर और गलत बिलिंग है। 20 बरस शासन में रहने के बाद, बिहार के लोगों की बर्बादी और बदहाली के बाद अब नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री का अगर लॉलीपॉप दे रहे हैं तो कोई इसको मानने वाला नहीं है। बिजली के विषय में जो समाज के लिए सबसे बड़ा इशू है वो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, जिसकी वजह से हजारों परिवार अंधेरे में जी रहे हैं और प्रीपेड होने की वजह से लोगों का बिजली एक दिन भी अगर पैसा नहीं दिया तो कट गया। दूसरी जो समस्या है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है। आप बताइए, अगर 100 रुपए के बजाय 500 रुपए बिल आए और फिर उसमें 100 यूनिट आप फ्री कर दीजिए, उससे फायदा क्या है? लोगों का तो उससे नुकसान है। जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार की विदाई तय है। नवंबर के बाद यहाँ बिहार में नया मुख्यमंत्री बन रहा है। भाई देखिए, पारस हॉस्पिटल में जो गोली चली है, हत्या हुई है, अभी कल भी मैंने आप लोगों को कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ेगी, अभी और बिगड़ेगी। इसलिए बिगड़ेगी कि पूरा पुलिस प्रशासन तो शराब से पैसा कमाने में, बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पैसा कमाने में, घूस लेने में लगा हुआ है। जितने मंत्री हैं, जितने सरकार के लोग हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का उगाही कर रहे हैं। तो आप
जब पुलिस वाले शराब और बालू से पैसा कमाने में लगे हैं तो कानून व्यवस्था का काम कब करेंगे। तो ये स्थिति न सिर्फ अभी बिगड़ी है, आगे भी बिगड़ने वाली है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। ये बात पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूं। परिवार का मुखिया, सरकार का मुखिया ही जब अचेतन अवस्था में रहेगा तो निश्चित तौर पर यह स्थिति होगी। ये स्थिति और भयावह होने वाली है। किसान अभी इस समय जो होते हैं वो फ्री होते हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है, तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहां पर यह हत्या हुई है वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बाजाप्ता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। खान सर ने कहा है कि शराबबंदी की बात करने वाले लोग बेशर्म हैं। अब ये खान साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोतिहारी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या डिमांड है? भाई प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। हर बार पिछले 3-4 महीने से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि यहाँ रोजगार फैक्ट्री कब होगा ताकि बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र 10-12 हजार रुपए के लिए न जाना पड़े। बाकी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी कि एक ट्रेन दे देंगे, एक रोड बना देंगे, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। ये हम लोग सब अपने से कर सकते हैं। हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। 2 रुपया कम मिले लेकिन बच्चे अपने परिवार के साथ रह सके, लोग अपने परिवार के साथ रह सके, पढ़ाई कर सके, रोजगार कर सके। लोगों की ये इच्छा है। और आपने अभी सभा में देखा, मैंने पूछा भाई अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए। लोगों ने कहा बिहार में लगना चाहिए। और मैंने ये भी पूछा कि बताओ 15 साल में आप मोदी को वोट दे रहे हो बिहार के लोग, मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया है, बिहार में कि गुजरात में? तो हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं गुजरात में लगाए हैं। और फिर मैंने लोगों से पूछा कि ये आपको आगे मंजूर है, तो लोगों ने कहा ये मंजूर नहीं है। अब ये नहीं चलेगा कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। बिहार में बदलाव होगा, बिहार में जनता का राज होगा, बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के रामगंज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ओम बिरला ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुलाम अहमद मीर बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा लिखे पत्रों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है और लगातार ये मांग कर रही है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। देखिए, ये तो एक विजिबल कमिटमेंट थी। पहले तो अनपार्लियामेंट्री तरीके से जिस तरह से स्टेट को डाउनग्रेड किया, यूटीज में बदल दिया, इख्तियारात छीन लिए, वो तो एक 5 अगस्त 2019 की तो एक बुनियादी कहानी है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने एक कमिटमेंट की है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के इस स्ट्रगल के शाना बशाना खड़े रहेंगे। और अब 7 साल के आसपास टाइम हुआ है और उस बीच में जब भी पार्लियामेंट में ये बहस चली तो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की कि डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा। उस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, एक बाज़ाब्ता हाउस ऑर्गेनाइज हुआ, गवर्नमेंट बनी है। गवर्नमेंट ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक रेजोल्यूशन भी जम्मू कश्मीर के लोगों के जरिए पास किया और असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन दिया कि अब आपकी कमिटमेंट है, जम्मू कश्मीर के इख्तियारात को बहाल होने चाहिए। उसके भी 8 महीने हो गए। अगर कमिटमेंट है तो फिर
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टेट को रेस्टोर किया जाना चाहिए, अगर टेम्पररी स्टेप था। तो अब ये 8 महीनों में देखा गया कि अगर एक तरफ इलेक्टेड सरकार है, एक तरफ राजभवन है, इन दोनों के दरमियान जो टसल है, जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के आम लोग सफर कर रहे हैं। और ये देख करके ऑलरेडी हमारे जो इंडिया अलायंस है उनकी जो बैठकें हुई है उसमें ये चर्चे भी हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में अनजस्टिस हो रहा है। तो इस खातिर 23 से 22 तारीख से फिर पार्लियामेंट मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने स्टेट से लेकर सेंटर तक बराबर इस बात की डिमांड रखी है कि टाइम आ चुका है, अब पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर किया जाना चाहिए। उसकी शुरुआत पार्लियामेंट शुरू होने से पहले जिस तरह से आपने देखा, दोनों एलओपीज मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है और राहुल गांधी जी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, और सेम टाइम मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है और इंडिया अलायंस के कन्वीनर भी है। और ये तीनों पोजीशंस के बिहाफ से उन्होंने जो परसों प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है, उसका डिटेल बैकग्राउंड दिया है कि पहले ही ये अनडेमोक्रेटिक स्टेप था, उसके बाद आपकी कमिटमेंट्स थी और सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्टिव था स्टेट को रेस्टोर किया जाना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर डिमांड करती है कि इस आने वाले मॉनसून सेशन में जम्मू कश्मीर के स्टेट को बहाल किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ जो हमारी तरक्की रुकी है, रोजगार रुका हुआ है, फैसले नहीं हो पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड है, उस चीज का एकदम एक सॉलिड फैसला हो और इलेक्टेड सरकार अपने बैलेंस टाइम को ठीक तरह से अपने लोगों की। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जेएन स्टेडियम में मॉन्ट्रो स्टेट ओलंपिक जैसी सुविधा, दिल्ली हाफ मैराथन के उद्घाटन अवसर पर भारतीय पैरालिंक समिति के अध्यक्ष और दिग्गज एथलीट देवेंद्र झाझरिया ने पैरो विश्व एथलीट चैंपियनशिप को लेकर उत्सव जताया। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओलंपिक स्तर का मॉन्ट्रो ट्रैक लगाया जा रहा है। ये वही ट्रैक है जिन पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ट्रेनिंग करते हैं। देखिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है इंडिया में, कंट्री वाइज। 106 कंट्रियों ने कन्फर्मेशन भेज दी है। ये बहुत बड़ा इवेंट है। कहीं न मैं कहीं उन खिलाड़ियों को भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी वजह से ये मेज़बानी मिली है हमें। आज मैं बताना चाहता हूँ, जब हमने प्रेजेंटेशन दी थी तो हमने ये दिखाया था कि देश का प्रधानमंत्री सीधे खिलाड़ी मेडल जीते हैं तो वो बात करते हैं, पैरा स्पोर्ट्स को वो बहुत लाइक करते हैं। और जो हमारे खिलाड़ियों को अचीवमेंट रही, तो जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने माना कि हिंदुस्तान सबसे बढ़ता हुआ कंट्री है पैरा स्पोर्ट्स में, तो यहाँ देनी जरूरी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप हिंदुस्तान करवा सकता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों की बात चले, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, टाइम पे चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो मोंडो ट्रैक बन रही है, जिंदगी में मेरा सपना था कि मैं हिंदुस्तान के अंदर मोंडो ट्रैक पे तैयारी करूं, क्योंकि ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उनमें मोंडो ट्रैक की यूज होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन मैं खिलाड़ी के तौर पे वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे, एक प्रेसिडेंट होने के नाते वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। इतना दिल से लगाव है मेरा स्टेडियम से। रेंडमली 5 बार मैं चेक कर चुका हूँ, और मैं जब जाता हूँ मैं किसी को नहीं बताता। मैं हर उस लेबर से बात करता हूँ, हर उस मैनेजर से बात करता हूँ, उस इंजीनियर से बात करता हूँ, क्योंकि मेरा दिल से लगाव है। ये मेरे देश का इवेंट होने जा रहा है, कहीं कोई कमी ना आ जाए, इसलिए बार बार हम चेक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि हर काम टाइम पे चल रहा है। डेडलाइन मतलब जो अगस्त की मिली हुई है, 1 हफ्ता पहले आप लोगों को क्लियरेंस लेनी है, जो कि पता चला, सो वो हो जाएगा पूरा। मतलब आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स और
जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है वो पूरा सेटिस्फाइड रहेंगे इस बारी कि मतलब वो क्लियरेंस मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा हमें, और टाइम पे काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद पेरिस पैरालंपिक से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो शायद आप भी उपलब्ध थे, और मैंने कहा था 25+ मेडल जीतेंगे हम। आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये आज तक के इतिहास की सबसे अच्छी पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। मेडल्स कितने? देखिए, हमारे अब खेलेंगे तो हम जरूर, पर हम खिलाएंगे भी दुनिया को। मेडल भी हमारे अच्छे आएंगे, और आपको मैं बताना चाहता हूं, उम्मीद से ज़्यादा आएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे भजन संस्था में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित भजन संस्था कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने भजन संस्था की आत्माधिक ऊर्जा और अनुभव किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरिद्वार की पावन भूमि से जुड़ना हमेशा दिव्य अनुभव होता है। ऐसी संस्थाएं समाज में शांति, भक्ति और सद्भाव का संचार करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करें। VCHIDS से अनुरोध है, कृपया डॉक्टर कल्पना सैनी जी को स्वागत करने का कष्ट करें। ADM सर से अनुरोध है कि माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। उप जिलाधिकारी हरिद्वार से अनुरोध है, कृपया श्री मदन कौशिक जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय श्री मदन कौशिक जी। उप जिलाधिकारी से अनुरोध है, कृपया आदेश चौहान जी माननीय विधायक रानीपुर का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। समय की बाध्यता को देखते हुए थोड़ा शीघ्र करें। अपर जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि श्री प्रदीप बत्रा जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। अपर जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि पूज्य श्री रविंद्रपुरी जी महाराज का बुके लेकर स्वागत करने का कष्ट करें। आपसे पुनः अनुरोध है, कृपया श्री ललितानंद जी महाराज से स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच श्री शोभाराम प्रजापति जी मौजूद हैं। मैं उप जिलाधिकारी से अनुरोध करूंगा, कृपया उनको बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच से राजीव शर्मा जी उपस्थित, मैं अनुरोध करता हूं उनका स्वागत करने का कष्ट करें। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार डरा हुआ है, अपराधी सड़कों पर, बोले तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ा सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा, बिहार डरा हुआ है, अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बेहोशी की हालत में है। तेजस्वी ने बिहार पुलिस के एनडीए के उस बयान पर भी तीखा तंज कसते हुए कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि मानसून में अपराध बढ़ जाते हैं। तेजस्वी बोले, ये कितना बचकाना बयान है। आपने भी कहा कि दोपहर 1 बजे तक ही 5 हत्याएं हो गई। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो दो मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा,
ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, कोई बचा है यहाँ? इससे पहले आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग। पटना से एक बार फिर कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करने वाली वारदात सामने आई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना पटना के एक निजी अस्पताल की है, जहां हत्या के मामले में सजा काट रहे एक दोषी को इलाज के लिए लाया गया था। वे पैरोल पर बाहर आया था, तभी अस्पताल परिसर में मौजूद दो हथियारबंद हमलावरों ने अचानक उस पर गोलीबारी की बौछार कर दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर कितने बेखौफ थे। देखिए निकाल रहा है। पिस्टल है सर, पिस्टल है ना? हाँ, 3 है, 1 2 3 4 सबके पास पिस्टल है। हाँ रमेश, 5 पांचों के पास सर। नहीं हम तो नहीं किए, आप ही बताए ना। अच्छा अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। सिंगर सर को बता देंगे। ठीक मैडम को फोटो तो पहचान, फोटो तो आगे फोटो से पहचान करेगा। जहाँ एड्रेस होगा हम लोग रवाना हो जाएंगे। ये सब फॉलो करेंगे। उसका अटेंडेंस को बुलाइए। किस काम को? उसको भी गोली लगी है। उसको भी लगा है। गोली लगी है। चलो अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एमएनएस न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।